हेलो, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है मुद्रास्फीति के बारे में, महंगाई के बारे में या इन्फ्लेशन के बारे में। इससे पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने महंगाई की अवधारणा को समझा था, महंगाई के कारणों को जाना था और साथ ही साथ महंगाई के प्रकारों को जाना था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि देश या अर्थव्यवस्था में जब महंगाई की स्थिति बन जाती है या मुद्रास्फीति की दर अधिक हो जाती है तब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो हमारी क्लास है वो इकोनॉमी स्पेशल बैच जो हमने चलाया है उसके अंतर्गत ये क्लास रहने वाली है और इस बैच में हम इकोनॉमी से संबंधित सभी प्रकार के जो टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि मुद्रास्फीति का किस प्रकार का प्रभाव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं उन पर महंगाई या मुद्रास्फीति का दो प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। कुछ क्षेत्रों पर के लिए वे अच्छी हो सकती है, अर्थात मुद्रास्फीति बढ़ने पर या महंगाई बढ़ने पर अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में लाभ या बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार के जो प्रभाव कहलाते हैं वो कहलाते हैं धनात्मक प्रभाव, अर्थात अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र जिनमें क्या होता है, महंगाई बढ़ने के कारण या मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण उन क्षेत्रों में बढ़ोतरी होती है। दूसरे प्रकार के जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ते हैं वो होते हैं डिक्रीमेंटल इफेक्ट या ऋणात्मक प्रभाव इन्हें कहा जाता है और इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र आते हैं जिनमें मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ने के कारण कमी होती है। आइए एक एक करके हम समझते हैं कि धनात्मक प्रभाव मुद्रास्फीति के कारण किन क्षेत्रों पर पड़ता है और ऋणात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों पर महंगाई बढ़ जाने के कारण पड़ता है। तो पहले हम बात करेंगे इंक्रीमेंटल इफेक्ट या धनात्मक प्रभावों की। आइए देखते हैं किन किन चीजों में धनात्मक रूप से परिवर्तन होता है जब महंगाई या मुद्रास्फीति देश में बढ़ जाती है। तो धनात्मक प्रभाव पड़ता है सबसे पहले निर्यात पर। जैसे जैसे देश में महंगाई की स्थिति बनती है तब क्या होता है, देश से होने वाले जो निर्यात हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है, जब मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ने के साथ रुपए का अवमूल्यन भी हो जाए, अर्थात रुपए की वैल्यू जो है वो भी कम हो जाए, उस अवस्था में ही ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है इसे आने वाली कुछ स्लाइड में हम समझने वाले हैं। दूसरा जो धनात्मक प्रभाव होता है वो होता है सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा पर। जैसे जैसे महंगाई की दर बढ़ती है वैसे वैसे सरकार द्वारा दाम बढ़ने के कारण लोगों की जो खरीद शक्ति में कमी आई है, महंगाई बढ़ गई, इसका तात्पर्य क्या है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए और लोगों के खरीद शक्ति से वो चीजें बाहर हो गई। उसके लिए सरकार क्या करती है, वस्तुओं को खरीदने के लिए अपनी तरफ से लोगों को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, जिसे सब्सिडी कहा जाता है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, लोगों की खरीद क्षमता घटेगी और उस खरीद क्षमता को वापस बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इस प्रकार से सब्सिडी पर भी धनात्मक प्रभाव पड़ता है जब महंगाई बढ़ जाती है। जो ऋण लेने वाले व्यक्ति होते हैं उन पर भी धनात्मक प्रभाव पड़ता है। कब, महंगाई बढ़ जाने के कारण। क्यों पड़ता है, आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम समझेंगे। इसी प्रकार अनप्रोडक्टिव या अनुत्पादक जो एक्टिविटीज हैं या अनुत्पादक जो संपत्ति है उनमें निवेश बढ़ जाता है। अनुत्पादक संपत्ति का तात्पर्य है जो अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं करती है, जैसे सोना खरीदना, ऐसे इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उसमें निवेश बढ़ जाता है जब महंगाई की दर बढ़ जाती है। तो यानी महंगाई बढ़ जाएगी तो लोग निवेश कहां जाकर ज्यादा करेंगे, सोने में जाकर निवेश ज्यादा करेंगे। तो ये धनात्मक प्रभाव क्यों होते हैं, आइए एक एक करके इनको समझने का प्रयास हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्यातों की कि निर्यात किस प्रकार से बढ़ जाते हैं जब मुद्रास्फीति की दर या महंगाई देश में बढ़ती है। यदि मुद्रास्फीति की दर किसी देश में बढ़ती है तो प्रारंभ में क्या होता है, निर्यात घटते हैं। आइए समझते हैं कैसे। जैसे ही मुद्रास्फीति किसी देश में होगी तो उसका तात्पर्य क्या होगा, वस्तुओं के मूल्य क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वस्तुओं के मूल्य क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो वस्तुओं के मूल्य जब देश में बढ़ गए तो जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है या उस वस्तु को बेचने वाला व्यक्ति है वो उस वस्तु को बेचकर अधिक मूल्य प्राप्त करेगा। इसी कारण घरेलू बाजार में ही उसकी बिक्री क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और घरेलू बाजार में बिक्री करने पर उसे अपेक्षाकृत अधिक फायदा होगा। तो वो घरेलू बाजार में ही प्रारंभ में बिक्री
करेगा और इस प्रकार से घरेलू बाजार में बिक्री करने के कारण उस वस्तु का निर्यात जो होता है, एक्सपोर्ट जो होता है, वो प्रारंभ में कम हो जाता है। लेकिन महंगाई की दर यदि अब भी उच्च स्तर पर बनी रहती है, मुद्रास्फीति अभी भी क्या बनी रहती है, उच्च दर पर ही बनी रहती है, तो उसके प्रभाव से क्या हो जाता है, रुपए का अवमूल्यन हो जाता है, रुपए का अवमूल्यन हो जाता है। और रुपए का अवमूल्यन हो जाने के कारण क्या होगा, माना ये वस्तु पहले 100 रुपए की थी और बाद में मुद्रास्फीति के कारण या महंगाई के कारण ये 110 रुपए की हो गई, लेकिन मुद्रा के अवमूल्यन के कारण मान लो 110 रुपए की वैल्यू अब घट गई और आज उसकी वैल्यू कितने हो गई, 90 रुपए की ही हो गई। अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रुपया था वो 110 रुपए मिलकर क्या बनाता था, पहले 110 रुपए जिस रुपए की वैल्यू थी वो अब घटकर कितनी हो गई, 90 रुपए हो गई। तो इसका परिणाम क्या होगा, अब घरेलू बाजार में अगर वो महंगे दाम पर भी 110 रुपए में भी अगर चीजों को बेचेगा तो वास्तविक रूप से जो वैल्यू उसे प्राप्त होगी वो कितने रुपए की होगी, 90 रुपए की प्राप्त होगी। तो अब उत्पादक देश में अपना सामान बेचना बंद कर देंगे और अब ये कहां इसको बेचना प्रारंभ करेंगे, ये इसका निर्यात करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि निर्यात करने से इन्हें क्या होने वाला है, अब अधिक फायदा होने वाला है। कैसे होने वाला है, क्योंकि मुद्रा का अब क्या हो चुका है, डिवोल्यूशन हो चुका है, अवमूल्यन हो चुका है और अवमूल्यन होने के कारण भारत से आयात करना दूसरे देशों के लिए सस्ता हो जाता है। कैसे हो जाता है, आइए समझते हैं। और जब आयात सस्ता हो जाएगा, दूसरे देशों के लिए भारत से आयात करना सस्ता हो जाएगा, तो वे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारत से आयात करेंगे और ज्यादा मात्रा में जब भारत से दूसरे देश आयात करके ले जाएंगे तो इसका तात्पर्य क्या है, भारत से होने वाला निर्यात बढ़ गया। सारी प्रक्रिया कैसे होती है, आइए इसे समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। माना एक स्थिति है जब $1 में 60 रुपए होते हैं, अर्थात 60 रुपए मिलकर $1 का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देश में क्या हो जाती है, ये स्थिति जब होती है तो जो भी देश भारत से कोई भी चीज आयात करेगा, तो यदि वह $1 रुपया लेके आएगा, $1 मुद्रा लेके आएगा, तो बदले में कितने रुपए की चीज ले जाएगा, 60 रुपए की चीज ले जाएगा। क्यों, क्योंकि $1 की कीमत कितनी है, 60 रुपए है। $1 लेके कोई भारत में आएगा तो वो 60 रुपए की वस्तु भारत से ले जाएगा, यानी भारत से होने वाला निर्यात इस समय कितना हो गया, रुपए में बात करें तो हम 60 रुपए हो गया। लेकिन अब क्या हो गया, मुद्रा का क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया और स्थिति क्या होगी कि अब $1 कितने रुपए से मिलकर बन रहा है, 60 रुपए से नहीं, 60 रुपए से मिलकर नहीं बन रहा, अब कितने रुपए से मिलकर बन रहा है, 65 रुपए मिलकर अब $1 बनाते हैं। पहले रुपए की शक्ति क्या थी, रुपए की शक्ति यह थी कि 60 रुपए मिलकर ही $1 बना देते, अब रुपए की शक्ति घट गई तो अब 65 रुपयों को मिलना पड़ेगा $1 बनाने के लिए, यह कहलाता है मुद्रा का अवमूल्यन। तो अब क्या स्थिति होगी, यदि कोई व्यक्ति या कोई देश क्या करने आएगा, भारत से आयात करने आएगा, तो $1 के बदले में अब 65 रुपए की चीज ले जाएगा। पहले $1 के बदले में कितने रुपए की चीज लेके जा रहा था, 60 रुपए की, अब $1 के बदले कितने रुपए की चीज ले जाएगा, 65 रुपए की। तो कहने का तात्पर्य है जो आयात करने आ रहा है उसको तो केवल $1 ही खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले मिलने वाली जो वस्तु की मात्रा है वो अवमूल्यन होने के कारण 60 रुपए की जगह बढ़कर कितनी हो जाएगी, 65 रुपए हो जाएगी, जिससे ज्यादा मात्रा में दूसरे देश भारत से आयात करके ले जाएंगे और ज्यादा मात्रा में जब आयात करके दूसरे देश ले जाएंगे तो भारत से होने वाले निर्यात जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार का प्रभाव अर्थव्यवस्था में हमें महंगाई की दर बढ़ने के साथ साथ ही रुपए का अवमूल्यन होने पर देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं प्रारंभ में मुद्रास्फीति की दर बढ़ने से निर्यात घटते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति की दर बढ़ने के साथ ही जब रुपए का अवमूल्यन हो जाता है, जब उस देश से होने वाले निर्यात बढ़ जाते हैं। दूसरा जो धनात्मक प्रभाव हमने देखा था वो था सरकार द्वारा बांटी जाने वाली सब्सिडीज की जो मात्रा थी वो बढ़ जाती है। पहले सब्सिडी को समझे, सब्सिडी क्या होती है, जब सरकार द्वारा लोगों को कुछ वस्तु या सेवा खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जाती है पैसे की, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। यह सब्सिडी दो प्रकार से दी जा सकती है। पहली प्रकार की सब्सिडी है प्रत्यक्ष और दूसरी अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसको सीधे पैसे सरकार दे देती है। सीधे पैसे अगर सरकार उसे दे देगी तो उसकी क्रय जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। दूसरे प्रकार की सब्सिडी होती है अप्रत्यक्ष प्रकार की, और इसके अंतर्गत क्या करती है, वस्तु का उत्पादन करने वाले
उत्पादन करने वाले उत्पादक को क्या देती है, सरकार क्या कर देती है, पैसा दे देती है। सरकार पैसा देती है तो ये क्या करता है, मान लो कोई वस्तु उत्पादक कितने रुपए में बेच रहा था, 100 रुपए में, और सरकार क्या कहती है कि आप इसे 100 रुपए में मत बेचो, आप इसे 80 रुपए में बेचो लोगों को। तो लोगों से ये उत्पादक कितने रुपए लेता है, 80 रुपए, लेकिन इसकी लागत चूंकि ज्यादा है तो ये बाकी के 20 रुपए किससे लेता है, सरकार से। तो सब्सिडी सीधे लोगों को ना देके जब उत्पादकों को दी जाती है तो उसे अप्रत्यक्ष प्रकार की सब्सिडी कहते हैं। तो चाहे प्रत्यक्ष प्रकार की सब्सिडी हो चाहे अप्रत्यक्ष प्रकार की सब्सिडी हो, दोनों ही प्रकार की जो सब्सिडी है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कब, जब देश में महंगाई की स्थिति बनती है तब। क्यों बढ़ जाती है, देखिए, क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है, मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो इसका तात्पर्य क्या है, लोगों की खरीद करने की क्षमता या वस्तु को खरीदने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्रय शक्ति कम हो जाती है तो सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि जब लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो उत्पादक उत्पादन नहीं करेंगे, और उत्पादक उत्पादन नहीं करेंगे तो रोजगार के क्षेत्र नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उत्पादक गतिविधियों से ही रोजगार उत्पन्न होता है। तो परिणाम क्या होगा, सारी आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी। तो इन आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए सरकार का प्रयास क्या होता है कि लोग खरीदारी करते रहें, और उसके लिए सरकार द्वारा अब क्या किया जाता है, सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे महंगाई की दर बढ़ती है वैसे वैसे सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा पर भी धनात्मक प्रभाव पड़ता है और वो बढ़ जाती है। आगे बात करें, ऋण लेने वाला व्यक्ति जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डेप्टर, उसके लिए भी मुद्रास्फीति लाभदायक होती है। क्यों लाभदायक होती है, उस पर भी धनात्मक प्रभाव पड़ता है, इंक्रीमेंटल इफेक्ट पड़ता है। कैसे, क्योंकि अब रुपए की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, साथ ही साथ ब्याज जो दर होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि बाजार में तरलता बहुत अधिक है, बाजार में पैसा बहुत अधिक है, और बाजार में जब पैसा बहुत अधिक है तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, अब लोगों के पास में पैसा ही पैसा है, तो ब्याज की दरें कम हो जाती हैं, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दरें कम हो जाती हैं, जिससे डेप्टर्स या ऋण लेने वाले व्यक्ति को फायदा होता है। अगला जो धनात्मक प्रभाव पड़ता है वो होता है गैर उत्पादक या अनप्रोडक्टिव जो कमोडिटीज होती हैं उनमें निवेश बढ़ जाता है मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण। आइए देखते हैं कारण। जैसे ही मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो इसका तात्पर्य क्या होगा, इंटरेस्ट जो रेट्स हैं, ब्याज दर है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ब्याज दर कम हो गई, ब्याज दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्याज दर कम होने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपना पैसा यदि कहां जमा करेगा, बैंक में जमा करेगा, तो बैंक उसे काफी कम मात्रा में ब्याज देगा। काफी कम ब्याज देगा तो बैंक में इसे पैसा रखना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि मान लो 100 रुपए इसने बैंक में रखे और इसके बाद 1 साल बाद इसके पैसे मान लो 110 रुपए हो गए, लेकिन इसी दौरान जो मुद्रास्फीति की दर है मान लो वो 15% थी, तो अब महंगाई की दर ही 15% बढ़ गई और इसको रिटर्न कितना मिला है, 10%। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसे बैंक में पैसा रखना किसी प्रकार से फायदेमंद नहीं होगा। तो क्या करेगा, ये बैंक में पैसा डालने की जगह कोई ऐसी गतिविधियों में पैसा लगाएगा जहां पर मुद्रास्फीति का प्रभाव ना पड़ता हो। और ऐसी जो वस्तुएं होती हैं वो होती हैं गैर उत्पादक वस्तुएं, जैसे कि सोने में निवेश। गैर उत्पादक इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में ये किसी प्रकार का सहयोग नहीं देती। यदि व्यक्ति बैंक में पैसा डालता है तो बैंक उस पैसे का क्या करता है, बैंक उस पैसे से कर्ज देता है। किसको देता है, उत्पादकों को देता है, और उत्पादकों को कर्ज देने से उत्पादन गतिविधियां बढ़ती हैं, जिससे रोजगार बढ़ता है, अर्थात आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। लेकिन यदि बैंक में पैसा नहीं डालता है या शेयर मार्केट में पैसा निवेश नहीं करता है तो किस जगह इन्वेस्ट करेगा, अनुत्पादक गतिविधियों में। और अनुत्पादक गतिविधियों में जब इन्वेस्ट करेगा तो आर्थिक गतिविधियां और धीमी हो जाती हैं, क्योंकि बाजार से पैसा आर्थिक गतिविधियों में या उत्पादक गतिविधियों में नहीं लगता। तो यह था गैर उत्पादक वस्तुओं में निवेश किस प्रकार से महंगाई बढ़ने से बढ़ जाता है, उसकी हमने चर्चा की। धनात्मक प्रभावों की हम बात कर चुके। कुछ अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र हम देख चुके जिन पर धनात्मक प्रभाव मुद्रास्फीति की दर बढ़ने से पड़ता है। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जिन पर ऋणात्मक रूप से क्या पड़ता है, महंगाई बढ़ने से प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर महंगाई बढ़ने से ऋणात्मक प्रकार का प्रभाव पड़ता है। पहला, लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, कम या स्थिर जो क्या है वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन पर क्या पड़ता है, ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है आगे हम समझने वाले हैं। इसी प्रकार देश से होने वाले आयात, अर्थात हम जो आयात करते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कैसे हो जाता है उसे भी हम समझेंगे। साथ ही साथ
लोगों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लोगों द्वारा की जाने वाली बचत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे, आगे समझेंगे। इसी प्रकार ऋणदाताओं के पर भी जो क्रेडिटर्स होते हैं या ऋण देने वाले संस्थाएं या व्यक्ति होते हैं, वे भी ऋणात्मक रूप से मुद्रास्फीति से प्रभावित होते हैं। आइए एक एक करके हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं लो इनकम ग्रुप या फिक्स्ड इनकम ग्रुप, या हम कह सकते हैं वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं, उन पर ऋणात्मक प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण मूल्यों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, लेकिन आय जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनकी आय वो की वो रहती है। उदाहरण से समझे, माना कोई व्यक्ति ए है, इस व्यक्ति ए की क्या है, आय मासिक रूप से कितने रुपए है, 100 रुपए है। अब इस आय में से कुछ पैसे ये क्या करता है, खर्च करता है। माना खर्च कितना करता है, 80 रुपए ये क्या करता है, खर्च कर देता है। तो इसकी बचत जो होती है वो कितनी होगी, बचत होगी 20 रुपए। लेकिन मुद्रास्फीति होने के कारण चूंकि वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे और वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से इसकी आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाला है, आय 100 रुपए ही रहने वाली है, लेकिन इसका खर्चा वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने के कारण क्या हो जाएगा, 80 से बढ़ के माना कितने रुपए हो गए, 90 रुपए हो गए। तो ये ऋणात्मक रूप से प्रभावित हो गया। क्यों? क्योंकि खर्चा बढ़ गया और खर्चा बढ़ने के कारण इसकी बचत जो है, जो पहले 20 रुपए थी वो घटकर कितने रुपए आ गई, 10 रुपए आ गई। इस प्रकार से ऋणात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है, जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप या वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं उन पर किसके कारण, महंगाई के कारण ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं आयातों पर किस प्रकार का प्रभाव मुद्रास्फीति बढ़ जाने के कारण पड़ता है। हमने देखा आयात कम हो जाते हैं, किसी भी देश से होने वाले आयात मुद्रास्फीति बढ़ जाने के कारण कम हो जाते हैं। आइए समझते हैं कैसे कम हो जाते हैं। देखिए, जब मुद्रास्फीति की स्थिति देश में बनती है तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, मूल्य बढ़ गए, और साथ ही साथ मूल्य बढ़ने के साथ साथ एक और जो कार्य होता है मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण, वो हो जाता है रुपए का अवमूल्यन। तो साथ ही साथ मुद्रा का या रुपए का क्या हो गया, अवमूल्यन भी हो गया। ठीक है, और रुपए का अवमूल्यन हो जाने के कारण भारत से दूसरे देशों, भारत के लिए दूसरे देशों से आयात करना क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, जिससे भारत दूसरे देशों से कम मात्रा में आयात करता है। आइए समझते हैं कि ये सारी प्रक्रिया होती किस प्रकार से है। उदाहरण से, अभी आपको समझ नहीं आया है कि क्यों मुद्रास्फीति बढ़ जाने के कारण आयात कम हो जाते हैं, इसे बहुत ही टेक्निकल रूप से हमने समझा है, लेकिन एक उदाहरण से मैं आपको बिल्कुल सरलता से समझा पाऊंगा कि आयात कम क्यों हो जाता है। आइए उदाहरण से समझे। माना कि पहली स्थिति ऐसी है जब देश में महंगाई थोड़ा कम है और $1 में 60 रुपए होते हैं, अर्थात 60 रुपए मिलकर $1 बनाते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, यदि भारत से किसी निर्यातक को, यानी भारत से कोई आयातक, भारत से कोई व्यक्ति या संस्था दूसरे देश में सामान लेने जाती है, तो $1 के बदले उसे कितने रुपए का सामान मिलेगा, 60 रुपए का सामान मिलेगा। लेकिन भारतीय करेंसी में $1 का सामान लाने के लिए उस आयातक को कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 60 रुपए, अर्थात 60 रुपए लेके जाएगा और $1 का सामान विदेश से लेकर आ जाएगा, पहली स्थिति। लेकिन अब हो गई मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति के होने के साथ साथ ही रुपए का हो गया अवमूल्यन, और अब $1 कितने रुपए का, कितने रुपए हो गए, 65 रुपए मिलकर $1 बनाएंगे। तो अब इसका तात्पर्य क्या है, यदि किसी आयातक को दूसरे देश से आयात करने जाना है $1 का, तो उसे अब कितने रुपए लेके जाने पड़ेंगे, रुपए में 65। तो पहले जहां वो 60 रुपए लेकर जाता था और $1 का सामान लेके आ जाता था, अब उसको 65 रुपए लेके जाने पड़ेंगे, तब जाकर वो $1 का क्या लेके आ पाएगा, विदेश से सामान लेकर आ पाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, इसे अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे आयात करने में। तो जब आयात करने में अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आयात करना कम कर देगा, और इस प्रकार से देश में होने वाले आयात या इंपोर्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण। तो ये समझा हमने मुद्रास्फीति का आयात पर प्रभाव। अब हम देखेंगे कि निवेश और बचत क्यों कम हो जाते हैं मुद्रास्फीति बढ़ने से। आइए समझते हैं क्यों। क्योंकि क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण मूल्यों में हो जाती है वृद्धि, लेकिन लोगों के खर्चे वही रहते हैं, साथ में आय भी वही रहती है। अब खर्चे और आय वही रहती है तो क्या हो जाएगा, परिणाम क्या होगा, निवेश और बचत में कमी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, माना कोई व्यक्ति ए है, अब इस व्यक्ति ए की आय जो है वो कितनी है, हम मान के चलते हैं कितनी, 100 रुपए मासिक इसकी आय है। ठीक है, अब आय में से कुछ पैसा ये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। माना खर्चा इसका कितना है, 60 रुपए क्या करता है, खर्चा करता है।
अब खर्चा करने के पास में इसके पास में जो बचत होती है वो कितनी होती है, 40 रुपए होती है। 60 रुपए खर्च कर दिए 100 में से, तो 40 रुपए क्या हो गई, इसकी बचत हो गई। अब इस 40 रुपए में से वो 20 रुपए तो बचत के रूप में ही रखता है और 20 रुपए को क्या कर देता है, कहीं पर निवेश कर देता है। क्या कर देता है, निवेश कर देता है। अब जब मुद्रास्फीति हो जाएगी तो आय तो व्यक्ति की कितने रुपए रहने वाली है, 100 रुपए ही रहने वाली है आय तो, ठीक है। लेकिन खर्चा बढ़कर मान लो कितना हो गया, 60 की जगह कितना हो गया, 80 रुपए हो गया। खर्चा बढ़कर 80 रुपए क्यों हो गया, क्योंकि वस्तु को खरीदने के लिए उसे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं। अब इसकी जो बचत है, 80 रुपए खर्च कर रहा है 100 में से, तो बचत कितनी हो गई, 20 रुपए हो गई। अब जब 20 रुपए बचत हो गई तो ये 10 रुपए अपने पास बचत के रूप में रखता है और इन्वेस्टमेंट कितना करता है, केवल 10 रुपए ही करता है। तो हम देखेंगे पहले बचत कितनी थी, 20 रुपए, जो घटकर कितनी हो गई, 10 रुपए। इसी प्रकार पहले निवेश जो था वो कितने रुपए था, 20 रुपए, अब घटकर कितना हो गया, 10 रुपए। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति बढ़ जाने पर बचत और निवेश दोनों की मात्रा ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है अर्थव्यवस्था में। अगला प्रभाव जो ऋणात्मक रूप से पड़ता है वो है ऋणदाताओं के ऊपर। ऋणदाताओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। देखिए, जब क्या होती है, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की स्थिति होती है या महंगाई जब हो जाती है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि तरलता या पैसा लोगों के पास में बहुत अधिक है। तरलता या पैसा क्या है, लोगों के पास में अधिक है। अधिक है तो उनको पैसा कम चाहिए, और कम चाहिए तो वो क्या होता है, कम ब्याज दर पर ही पैसा उनको प्राप्त होता है। क्योंकि अधिक लोगों को पैसा चाहिए ही नहीं, इसलिए बैंकों को ब्याज दर क्या करनी पड़ती है, नीची रखनी पड़ती है। और ब्याज दर जब नीची रखनी पड़ती है तो इसका तात्पर्य क्या होता है, जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऋण देगा उसके बदले में जो ब्याज प्राप्त करेगा उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से जो ऋणदाता होते हैं उन पर ऋणात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनको प्राप्त होने वाले ब्याज की जो मात्रा है, ब्याज की जो दर है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमने समझा कि अर्थव्यवस्था में किस किस क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव महंगाई के कारण पड़ते हैं। अब एक और चीज पर प्रभाव हम देखने वाले हैं, वो है प्रत्यक्ष कर संग्रह पर अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, आइए समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया मुद्रास्फीति का तात्पर्य होता है या तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाना, या दूसरा लोगों के पास में पैसा बढ़ जाना। लोगों के पास पैसा बढ़ जाना, और पैसा कब बढ़ता है, जब लोगों की क्या हो जाती है, आय बढ़ जाती है। ठीक है, आय बढ़ेगी तभी तो लोगों के पास में पैसा बढ़ेगा, और जब आय बढ़ जाती है तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, उनको अधिक मात्रा में क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और इनकम टैक्स किस प्रकार का कार्य है, कर है, प्रत्यक्ष प्रकार का कर है, डायरेक्ट टैक्स है। तो कहने का तात्पर्य जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी, जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मुद्रास्फीति का तात्पर्य लोगों के पास में पैसा अधिक है, तो पैसा कब अधिक हुआ, जब लोगों की आय बढ़ी प्रारंभ में, और प्रारंभ में जब आय बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, लोगों को आयकर अधिक देना पड़ेगा, और इस प्रकार से प्रत्यक्ष कर का जो संग्रहण है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति के बढ़ने से अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों पर धनात्मक और कुछ क्षेत्रों पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है, किस प्रक्रिया के तहत पड़ता है, उसको हमने समझा, उसकी पूरी अवधारणा को हमने जाना। मिलते हैं अगली क्लास में, मुद्रास्फीति के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति को आखिर देश में नापा किस प्रकार जाता है, कि महंगाई की दर देश में आखिर चल कितनी रही है, उसको समझा कैसे जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।